तो अगले अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में पढ़ेंगे। ये एक कहानी जरूर देते हैं स्टार्टिंग में। चुनाव का दिन देखते हैं क्या आई है। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहता था। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। वाह, वोट डालने जा रहे हैं इसलिए उत्साहित थे। उसकी नानी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों को चुनाव करने जा रहे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब समझने के लिए गहरी बात है। कुछ लोग शासक कैसे बने। ठीक है, लगभग 50 वर्ष से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनाते थे। अध्याय 4 में ही यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। जन यानी कि जनता, जो आज के टाइम में जनता हो गई है। जनता ही मालिक है, जनता ही सब कुछ है। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। उस टाइम पे क्या होता था, कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे और राजा के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित कर लेते थे। अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था। अश्वमेध यज्ञ क्या था, कोई भी राजा किसी भी क्षेत्र का, जैसे ए क्षेत्र का राजा है, उसने अश्वमेध यज्ञ किया, उसका घोड़ा जहां तक जाएगा वो क्षेत्र उसके गुलाम पे आ जाएगा। अगर मान लो बी से गया, सी से, डी से, ई, एफ, इन क्षेत्र के राजाओं ने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब इन्होंने इससे संधि कर ली है। ठीक, और इसके राज्य के क्षेत्र ने इसने अंदर नहीं घुसने दिया, इसका मतलब इसका ए और एफ का युद्ध होगा, इन दोनों का। ये होता था अश्वमेध यज्ञ। ठीक, इनका युद्ध होगा, जो जीतेगा उनके पास ही पूरा ये साम्राज्य बन जाएगा। ऐसे होता था। इसमें घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। जैसे कि इसमें बताया, अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। विशिष्ट पुरोहित यानी कि एक तरीके से पंडित, विद्वान भी कह सकते हैं। उस टाइम के जो विद्वान होते थे उन्हें वो पुरोहित मान लिया करते थे। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा, अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के सारथी कौन होता है, जो साथ चलता है। जैसे कृष्ण जी सारथी बने थे महाभारत में, किसके, अर्जुन के। यज्ञ के अवसर पर वह राजा यज्ञ के अवसर पर राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विश यानी कि वैश्य समाज, जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। वो सिर्फ उपहार लेके आते थे, लेकिन उन्हें अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। वर्ण क्या था, इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान एक तरीके से वो भी बता सकता है फंक्शन, उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। उस समय
समाज में कई समूह थे, जैसे पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। ठीक है। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहा। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग-अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर वेश्या यानी कि वैश्य। इनमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था, जैसे आज के टाइम में हम नौकर। फैमिली फंक्शन में इतना भाव नहीं दिया जाता। ऐसे गुलाम या दास, बाद में जो दास कहे, शूद्र थे, वो इनकी सेवा करते थे तीनों की। ठीक है। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिला और शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। ये कड़वा सच है, लेकिन सच तो है ही। उस जमाने में रही होगी कोई परिस्थिति, इसलिए नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका है। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। फिर क्या आता है? जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता था। जहाँ लोग बस गए वहाँ जनपद, फिर बाद में जिला। आज भी जनपद ही है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में दिखाए गए हैं। चलो अगले पेज में देखेंगे। ठीक है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। चित्रित दूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थैलियां या कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता होगा। ये हो सकता है कि इसमें खाना खाते हो। इसमें कलाकारी भी दिखा रखी है थोड़ी बहुत। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। फिर क्या आता है? महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों दिखाया गया है। अधिकतर जनपद महाजनपद की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था।
कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवारें खड़ी कर अपनी समृद्धि, पूरा सेंटेंस कर लें, अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। अब देख लेते हैं कहाँ पर क्या बता रहा है। महत्वपूर्ण जनपद, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। लगभग हर कोई उसी के पास बचा हुआ है जनपद। झेलम नदी के पास तक्षशिला, गांधार। गांधार नरेश कौन था? दुर्योधन का मामा। ये हस्तिनापुर, जिसके लिए लड़ाई हुई, पांचाल, वैशाली, मगध, कौशाम्बी, उज्जैन, ये सब नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्ण नदी, तुंगभद्रा नदी, कावेरी, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण भी इसलिए भी है कि इनके पीछे लड़ाई हुई थी। किले के अंदर रहने वाले लोग, उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों, पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुषों और बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। संसाधनों की आवश्यकता पड़ी होगी, ठीक है। ये किले की दीवार है, ऐसी होती होंगी। ये कहाँ की दीवार है? कौशाम्बी, कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंटों की दीवार का अवशेष है। एक भाग का निर्माण 2500 साल पहले हुआ था। ऐसी दीवार होती थी। ये पिलर और इसके बाद ऐसे ये दीवार बन गई। कुछ टाइम बाद राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में अध्याय 8 में पढ़ेंगे। फिर कर, टैक्स। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। 1/6, 6 में से एक हिस्सा इसको देते थे, कर के रूप में राजा को जमा करते थे। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आकेठकों या संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। आकेठक वो थे शिकारी एक तरीके से, तो जो भी शिकार करके लाते थे वो जंगल से वस्तुएं देनी पड़ती थी। फिर आता है कृषि में परिवर्तन। अब तक हमने देख लिया पहले राजा कैसे थे। लोग जन के राजा नहीं थे होते, कुछ लोगों के युद्ध हुआ उसमें विशेष चुन लिया, उसमें विशेष चुना, फिर धीरे धीरे वो एक जिले के राजा होने लग गए, जनपद के। उसके बाद वो सेना रखने लग गए, किले बनाने लग गए, ये परिवर्तन हुए। उसके बाद अब परिवर्तन होता है किसमें? कृषि में। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे। पहले किसके बनते थे? ये लकड़ी के बनते थे, अब लोहे के बनने लग गए। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे, लोगों ने धान के पौधों को रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दास, दासी या भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण, मगध। ये एक राज्य था। मगध 200 साल पहले
सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदी मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां, रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए महत्वपूर्ण, बहुत उपयोगी थे। तो किसका इस्तेमाल होता था? लोहे का। पहले किसका इस्तेमाल होता था हथियार और सबके लिए? लकड़ी का। बाद में किसका होने लगा? लोहे का। इसी से अब हल भी बन गया। इसी से अब हथियार भी बनने लगे। ठीक। मगर दो बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार, अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। महापद्मनंद, उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र यानी कि पटना को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से पहले भी की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ, हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, इसलिए वो पीछे हट गए। फिर कौन आता है? विज्ज। मगध एक शक्तिशाली जब बन गया था। उसके नजदीक ही विज्ज राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली यानी कि बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। अब गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है और संघ अर्थात संगठन या सभा, जो कि कैसे शासन करते थे? सभा बनाते थे। उस सभा में जो मत निकलता था अधिकतर, वह काम किया जाता था। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस, वाद विवाद के जरिए तय करते थे क्या करना है और किस तरह करना है, जैसे कि आज के टाइम में संसद। शत्रु के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर, इनके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन को बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। विज्ज संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और विज्ज संघ शूद्र विज्ज संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। अजातशत्रु कौन थे? मगध के शक्तिशाली राजा, अभी हमने पढ़ चुका है। ठीक है। और ये क्या था? विज्ज संघ, सभा टाइप था। अजातशत्रु इस पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री बसकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या विज्ज सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि विज्जवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। विज्ज महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतामलवी संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इस संघ को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण
और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में कैसे पढ़ेंगे अध्याय 10 में। ठीक है, उसके बाद क्या आता है अन्यत्र। एटलस में यूनान और एंथस को ढूंढना है। ठीक है, 2500 साल पहले एंथस के लोगों ने शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियां द्वारा की जाती थी। इन सभी नागरिकों को सेना नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। औरतों की व्यवस्था तब बहुत खराब थी। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों और घरों कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। काफी अधिकार नहीं मिलते थे वहां पे। तो यहाँ पर ये पूरा खत्म हो गया। जल्दी से एक बार देख लेते हैं 5th चैप्टर में क्या क्या था। ये एक बालक था जिसने पूछा कि चुनाव क्यों डालते हैं। इसी ने सब शुरू करवाया होगा। जनता द्वारा चुने जाते थे राजा। ये अश्वमेध यज्ञ था जो राजा छोड़ता था। अगर ए राजा ने छोड़ा तो फिर जहां से घोड़ा निकला वो सब संधि टाइप सी हो जाती थी एक तरीके से। जिसने रोक लिया उससे लड़ाई होती थी। ठीक है, इस यज्ञ को कौन संपन्न कराते थे? पुरोहित संपन्न कराते थे। वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था थी जो किसने बनाई थी? पुरोहितों ने बनाई थी, जिसके कुछ लोग खिलाफ भी थे और कुछ लोग कहते थे सही भी है, लेकिन कुछ मना करते थे। इसमें कौन से वर्ण थे? 4 वर्ण थे। पहला कौन सा था? पहला वर्ण ब्राह्मण था। दूसरा वर्ण था शासकों का था, जिसे क्षत्रिय कहते थे, युद्ध करने का काम था। तीसरा वर्ण था वैश्य था, जिनका काम कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। ये 3 वर्ण टॉप पर थे, टॉप 3। और जो 4th पर था वो इन तीनों की सेवा करता था, इसलिए इसको हमेशा नकार दिया जाता था। ठीक है, और ये वर्ण व्यवस्था कैसे थी? जन्मजात थी, जन्मजात। ठीक है, फिर बाद में स्टार्टिंग में तो जो राजा बनते थे वो जो सबसे बहादुर होता था उसको बना लिया जाता था, बहादुर को राजा बना लिया जाता था। और बाद में जनपद के राजा बनने लग गए। फिर जब जनपद के राजा बनने लग गए तो फिर वो बता रहा हूँ, जब जनपद के ये स्पेस जब जनपद के राजा बनने लग गए तो वो महल भी रखने लग गए, महल बनाने लगे, सेना बनाने लगे, जानवर पालने लगे जो उनके लिए काम करते थे। पहले ये टैक्स नहीं लगाते थे, अब टैक्स भी लगाने लग गए। बस इतना है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जनपद है। गांधार, हस्तिनापुर, पांचाल, वैशाली, मगध। और इसमें इतना कुछ भी नहीं है। सेना रखने लग गए थे राजा। ये एक स्ट्रक्चर ऐसी दीवार हुआ करती थी। टैक्स लगाने लग गए थे, हर कोई टैक्स देता था कुछ ना कुछ। अगर आप किसान हैं तो 1/6 एक भाग देंगे। अगर आप कारीगर हैं तो लोहा बुनकर कुछ ना कुछ एक दिन काम करना पड़ेगा। आखे टके हैं तो जंगल से जो वस्तुएं मिलेंगी उसको देना पड़ेगा। कृषि में भी परिवर्तन होने लग गया था। पहले लकड़ी के फल चलते थे, उसके बाद लोहे के चलने लग गए। लोहे से जुताई होने लग गई। ये बिज सभा थी और ये सब था, ना कुछ भी नहीं है। तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे हम अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कैसा लगा जरूर से जरूर करें। और चौथा शेयर। थैंक यू।
अगले चैप्टर में मिलते हैं।